हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और जिसके अंदर हम लोग समझेंगे कंप्लीट टॉपिक ऑफ मोनोपोली। एकाधिकारी का पूरा टॉपिक जो है इसको हम समझेंगे। और उसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरा दूसरा चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस जो है, जिसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स एंड लॉ की जो है हिंदी और पंजाबी के अंदर दोनों तरह के जो है लेक्चर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे शशि अग्रवाल के अंदर मैं थोड़े से कुछ हिंदी के टॉपिक्स डाल रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मैं हिंदी के अंदर भी वीडियोस बनाती हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे एकाधिकारी का पूरा टॉपिक। एकाधिकारी के अंदर जो है दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एकाधिकारी में कीमत तथा उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है। प्राइस एंड आउटपुट इज डिटरमिन्ड अंडर मोनोपोली। और दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कीमत विभेद क्या होता है और इसके अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे होता है और इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। अगर आपको मेरी ये चेष्टा, जिसके अंदर क्या है कि मैं आपके साथ हर तरह के जो वीडियोस है वो शेयर करती हूँ, अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। और उसी तरह व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर जो कोर्स है वहां पे उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमेशा आ ही जाता है कि एकाधिकारी के अंदर कीमत तथा उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है। एकाधिकारी के अंदर जो है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बताया जाए, अल्पकाल और दीर्घकाल संतुलन की स्थिति की व्याख्या की जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एकाधिकार का मतलब क्या होता है, मोनोपोली क्या होती है। देखो, जो एकाधिकार है बाजार की वो स्थिति होती है जिसपे किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। मोनो का अर्थ होता है सिंगल, पोली का अर्थ होता है कंट्रोल। तो यहाँ पे मोनोपोली का अर्थ है कि जो एक फर्म है उसका ही उत्पादन पर नियंत्रण होता है। जैसे भारत के अंदर देखो, जो रेलवे है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है उसका ही कंट्रोल है। अर्थशास्त्र के अंदर बाजार की इस स्थिति को, जिसमें किसी वस्तु के उत्पादन पर केवल एक ही फर्म का नियंत्रण होता है और उसका कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता, तो उसे हम एकाधिकार कहते हैं। जब सिंगल सेलर होता है, एक ही विक्रेता होता है। एकाधिकार बाजार वो है, किसी वस्तु का एक ही विक्रेता होता है, वो वस्तु का उत्पादन करता है, उसका निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता। क्योंकि एक ही विक्रेता होता है तो वो जो बनाएगा उसी के पास ही मिलता है, किसी और के पास वो नहीं होता। तथा अन्य फर्म जो होती है उसके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा होता है। तो क्वार्टर साइंस के मुताबिक मोनोपोली इज ए मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर सिंगल सेलर, देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर कमोडिटी इट प्रोड्यूसेस, देयर आर बैरियर टू दी एंट्री। मोनोपोली के अंदर सिंगल सेलर होता है और इसकी विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एकाधिकारी होता है इसके अंदर एक ही विक्रेता होता है और बहुत सारे जो होते हैं क्रेता होते हैं जो चीजों को खरीदते हैं। और एकाधिकारी के अंदर सिंगल सेलर होता है, वही फर्म होता है, वही उद्योग होता है। और जो कोई भी फर्म है वो उसके अंदर जो है एंटर नहीं कर सकती। एकाधिकारी क्षेत्र में नई फर्मों के बाजार में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा होता है। तो एकाधिकारी का कोई भी प्रतियोगी नहीं होता। और उसी तरह क्या होता है कि एकाधिकारी जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है उस वस्तु के निकटतम स्थानापन्न नहीं होते। और उसी तरह एकाधिकार का वस्तु की पूर्ति पर पूरा नियंत्रण होता है। और उसी तरह क्या होता है कि वो डिसाइड करता है कि उसने, या तो वो डिसाइड करता है कि उसने क्या कीमत चार्ज करनी है या उसने कितना आउटपुट जो है निर्धारित करना है, वो खुद ही डिसाइड करता है। तो और उसी तरह मोनोपोली क्यों होती है, देखो मोनोपोली के जो कारण होते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो एकाधिकारी होता है उसका कच्चे माल पर नियंत्रण होता है या प्राकृतिक साधनों का स्वामित्व होता है।
और उसी तरह क्या होता है, पेटेंट का मतलब होता है कि जैसे उसने कोई नई उत्पादन तकनीक की खोज की है या किसी वस्तु के उत्पादन का सरकार द्वारा कानूनी रूप से उसको एकमात्र अधिकार दिया गया है, तो दूसरा व्यक्ति उसको सेल नहीं कर सकता। और कई बार तकनीकी रुकावटें होती हैं जिसके अंदर क्या होता है कि दूसरे लोग उस चीज को प्रोड्यूस नहीं करते, और कई बार सरकार ने क्या होता है कि पूरा का पूरा जो है एक ही व्यक्ति को कंट्रोल दिया होता है, और जिसकी वजह से कई बार देखो जो मोनोपोली है उसके अंदर दूसरी फर्में जो है एंटर नहीं कर सकती। साइज, पूंजी का आकार इतना बड़ा होता है तो दूसरी फर्में उसको मैच नहीं कर सकती। और कई बार क्या होता है कि एकाधिकारी जो है, जो उसके प्रतिबंधी होते हैं, उनको अपने साथ जो है मर्ज कर लेता है, और जिसकी वजह से मोनोपोली होती है। तो एकाधिकारी अवस्था के अंदर जो कॉस्ट वक्र होते हैं, जैसे सीमांत लागत है, औसत लागत है, घटती बढ़ती लागत है, इनकी जो शेप होती है यू शेप होती है। जो पहले जो इनकी जो लागत होती है वो घटती है, फिर मिनिमम पॉइंट तक आती है, फिर उसके बाद ये बढ़नी शुरू हो जाती है। और इसी तरह जो डिमांड कर्व होते हैं, तो ज्यादा बेचने के लिए इनको अपनी कीमत जो है कम करनी पड़ती है, तो ये AR होता है जो कि डिमांड कर्व होता है, और MR इसके नीचे लाई करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो AR कर्व है, MR कर्व है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, और AR के नीचे MR लाई करता है। तो उसी तरह देखते हैं कि एकाधिकारी के अंदर कीमत तथा संतुलन का निर्धारण कैसे होता है। देखो, एकाधिकारी किसी भी वस्तु की कीमत को इस तरह से फिक्स करेगा कि उसे मैक्सिमम जो है लाभ प्राप्त हो, और एकाधिकारी उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वो वस्तु की मात्रा का उत्पादन करता है और जिस पर उसका कुल लाभ जो होता है अधिकतम होता है। एकाधिकारी उस समय भी संतुलन की अवस्था में हो सकता है जब उसे न्यूनतम हानि हो। तो यहाँ पे हम इसके संतुलन की जो शर्तें हैं, कुल आय तथा कुल लागत का विश्लेषण, सीमांत आय तथा सीमांत लागत का विश्लेषण जो है करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कुल आय तथा कुल लागत का विश्लेषण। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो, जब अर्थशास्त्र के अंदर जो डायग्राम हम बनाते हैं उसकी लेबलिंग करनी बहुत जरूरी है। OX पे हम उत्पादन लेते हैं, तो यहाँ पे हम रेवेन्यू और कॉस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा जो है टोटल रेवेन्यू कर्व है, जो एक इसके बाद गिरना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट है। देखो, यहाँ पे क्या होता है, अधिकतम प्रॉफिट उसको कहाँ पे होता है, जब टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के बीच में जो अंतर होता है वो मैक्सिमम है। तो इस पे मैक्सिमम है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये प्रॉफिट कर्व है। उससे पहले फर्म को लॉस हो रहा होता है, यहाँ पे जो होता है टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर हो जाते हैं, और यहाँ पे भी क्या होता है कि बराबर हो जाते हैं, उसके बाद लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ये जो एरिया है ये प्रॉफिट का है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है। तो ये प्रॉफिट कर्व है। तो यहाँ पे हम देखते हैं लॉस है, यहाँ पे जो होता है कि उसके बाद प्रॉफिट होना शुरू होता है, यहाँ पे ये मैक्सिमम है, उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे गैप जो है सबसे ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि फर्म जो है संतुलन में है, क्योंकि उसको अधिकतम लाभ जो है प्राप्त हो रहा है। उसी तरह सीमांत आय और सीमांत लागत का विश्लेषण करते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम सीमांत आय और सीमांत लागत को जो है कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वहां पे होती है जहाँ पे जो सीमांत लागत है वो सीमांत आय के बराबर होती है, और उसको जो है नीचे से कट कर रही हो। तो ई जो है दैट इज द संतुलन का बिंदु है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा AR है, ये MR है, और यहाँ पे ये हमारा MC है। तो यहाँ पे देखो, ये जब MC ने MR को कट किया और नीचे से MC जो है MR को कट कर रही है, तो वहां पे ये हमारा संतुलन का बिंदु होता है। तो ई जो है वो संतुलन की अवस्था है जहाँ पे फर्म जो होती है संतुलन में होती है। अल्पकाल के अंदर देखो कीमत कैसे निर्धारित होती है, या अल्पकालीन में संतुलन कैसे होता है। अल्पकालीन वो समय होता है जिसको शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं, कि जिसके अंदर समय इतना कम होता है कि जो फिक्स्ड जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे बंधे साधन जो होते हैं, मशीनरी प्लांट आदि को हम बदल नहीं सकते, परंतु वस्तु की मांग बढ़ने पर केवल घटते बढ़ते साधन को बढ़ाकर हम पूर्ति कर सकते हैं। तो फिक्स्ड फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अल्पकालीन के अंदर जो है फिक्स फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो
संतुलन की शर्तें हैं सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो और सीमांत लागत जो है सीमांत आय को नीचे से कट कर रही हो। तो अल्पकाल में जो एक मोनोपोली है उसकी 3 स्थितियां हो सकती हैं। उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आसमानी लाभ प्राप्त हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ हो सकता है और न्यूनतम हानि जो है उसकी अवस्था हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आसमानी लाभ जिसको हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारा कर्व है, यहाँ पे ये आउटपुट है, ये रेवेन्यू एंड कॉस्ट है, ये एआर है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, एमआर इसके नीचे लाई कर रहा है और ये हमारा जो है एवरेज कॉस्ट कर्व है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो एमसी है वो एमआर को ई बिंदु पे कट कर रहा है। तो ये हमारा संतुलन है क्योंकि एमसी जो है एमआर के बराबर है और एमसी एमआर को नीचे से कट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये जो है हमारा ई बिंदु जो है संतुलन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा संतुलन आउटपुट है ओ क्यू और उसकी जो प्राइस निर्धारित होती है वो ये होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारी प्राइस है और यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो है ये लागत है इतनी। तो यहाँ पे ये जो है हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है जो सीमांत आय है वो सीमांत लागत से ज्यादा है, तो हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। दूसरी सिचुएशन अल्पकाल के अंदर जो है सामान्य लाभ भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फर्म जो होती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं संतुलन की कंडीशन वही है, एमसी जो है एमआर के बराबर है, उसको नीचे से कट करी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा एसी है, एवरेज कॉस्ट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्राइस है वो सीमांत औसत लागत के बराबर है। तो इस वजह से क्या है कि हमें ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना ही हमें कोई लॉस होता है। तो यहाँ पे जो फर्म होती है वो सामान्य लाभ जो है प्राप्त करती है। इसी तरह तीसरी सिचुएशन जो है वो है न्यूनतम लाभ न्यूनतम हानि। देखो यहाँ पे जो मोनोपोली है उसकी, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और उसकी चेष्टा रहती है कि उसे लॉस मिनिमम हो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि शॉर्ट रन के अंदर दो तरह की लागतें होती हैं, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे उसकी चेष्टा होती है कि अगर वो कंटिन्यू करता है तो उसको कम से कम जो है फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर ही लॉस होना चाहिए, तभी वो जो है अपना बिजनेस कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फर्म है उसकी जो प्राइस है वो घटती बढ़ती लागत के बराबर है। तो यहाँ पे जो हमारी ये संतुलन का कंडीशन वही है कि एमसी जो है इज इक्वल टू एमआर और एमसी एमआर को नीचे से कट करी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारी प्राइस है वो बेसिकली क्या है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जो है उसके बराबर है। तो यहाँ पे हमें इतना जो है लॉस हो रहा है, तो ये मिनिमम लॉस है क्योंकि यहाँ पे हमारी लागत इतनी है, ये लागत है और ये हमारी प्राइस है। तो यहाँ पे हमारी जो है जो बेसिकली जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट से कम है, तो जिसकी वजह से इतना मिनिमम लॉस जो है फर्म बेयर करेगी। देखो लॉन्ग रन के अंदर जैसे दीर्घकाल है, दीर्घकाल के अंदर मोनोपोली तभी ही टिकता है जब उसे असामान्य लाभ प्राप्त होता है। अगर उसे लॉस हो रहा है या सामान्य लाभ होता है तो वो नहीं टिकता। दीर्घकाल में एक अधिकारी वही संतुलन प्राप्त करता है जहाँ पे उसकी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है और सीमांत लागत सीमांत आय को नीचे से कट कर रही होती है। तो दीर्घकाल वो होता है जिसके अंदर क्या होता है कि सारे साधन जो होते हैं घटते बढ़ते होते हैं, वेरिएबल होते हैं, कोई फैक्टर फिक्स नहीं होता। तो उसी तरह क्या होता है कि दीर्घकाल के अंदर वो तभी टिका रहता है अगर उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी भी जो कंडीशन है एमसी, देखो यहाँ पे जो है एमआर को ई बिंदु पे कट करी है, तो दिस इज द ई बिंदु जो संतुलन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारी कॉस्ट है और ये हमारी प्राइस है। तो यहाँ पे हमें क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कीमत व भेद, या जिसको हम भेद मूलक एकाधिकार भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि कीमत व भेद क्या होता है, व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसके अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे होता है, हाउ प्राइस इज डिटरमिन्ड अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और इसके इफेक्ट की व्याख्या कीजिए। तो पहले हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है उसका अर्थ और परिभाषा देनी है, संक्षेप में टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और डिग्री बतानी है, फिर कंडीशंस बतानी है, फिर उसके बाद हमने संतुलन बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कीमत व भेद है या भेद मूल्य के एकाधिकारी वो क्या होता है। देखो जो एकाधिकारी होता है
वो किसी वस्तु की अलग-अलग उपभोक्ता से या अलग-अलग उद्योगों से अलग-अलग कीमत ले सकता है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे जो अ, जैसे डॉक्टर है, वो किसी जान-पहचान वाले से कम फीस लेता है और दूसरे से ज़्यादा लेता है, या गरीब से कम लेता है, अमीर से ज़्यादा लेता है। एक ही वस्तु होती है लेकिन उसके अलग-अलग उपभोक्ता से अलग-अलग कीमत चार्ज की जाती है। इस कीमत नीति को कीमत विभेद कहा जाता है और ये एकाधिकारी के अंदर ही संभव होती है। और जो एकाधिकारी कीमत विभेद करता है, उसे भेद मूल्य एकाधिकारी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो कीमत विभेद है, उसका मतलब है कि एक विक्रेता एक ही वस्तु है, उसकी अलग-अलग खरीदारों से अलग-अलग कीमत जो है चार्ज कर रहा है, तो उसको हम कीमत विभेद कहते हैं। कीमत विभेद उसकी क्रिया को संकेत करती है जिसमें वो एक ही प्रकार के पदार्थों के लिए विभिन्न कीमतें लेता है। Price discrimination refers strictly to the practice by a seller to charging different prices from different buyer for the same good. उसी तरह कीमत विभेद जो होती है 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिगत कीमत विभेद, जिसको पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, भौगोलिक कीमत विभेद, ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और उपयोग कीमत विभेद, जहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यूज़ के बेसिस पे होता है। तो इसको हम एक-एक करके अध्ययन करेंगे। तो हमें पता है 3 तरह की होती है: पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू द यूज़। व्यक्तिगत कीमत विभेद होती है, एक-एक बात के लिए अलग-अलग ग्राहकों से अलग-अलग कीमत ली जाती है। कई बार देखो क्या होता है कि उपभोक्ता को पूरा उसका ज्ञान नहीं होता है। जैसे दुकान पे एक व्यक्ति जाता है, तो विक्रेता उसको कहता है कि इस वस्तु की कीमत जो है ₹200 है। तो उपभोक्ता को लगता है तो वो खरीद लेता है, वो उसके साथ नेगोशिएट नहीं करता। बट दूसरा जो है उसके साथ नेगोशिएट करता है, तो वो उसको 180 की लगा लेता है। कई बार क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति के अंदर थोड़ा-सा अंतर होता है, जिसकी वजह से वो अलग-अलग कीमत जो है चार्ज करता है। जैसे डॉक्टर जो है अमीर व्यक्ति है, तो उसके से अब सेम तरह का ऑपरेशन है, उसके लिए अलग-अलग फीस अमीर और गरीब से चार्ज करता है। ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है, जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग कीमत वसूल की जाती है। जैसे कोई चीज़ बठिंडा के अंदर उपलब्ध है तो उसकी प्राइस 200 है, चंडीगढ़ में उपलब्ध है तो 250 है, दिल्ली में है तो 300 है। जहाँ पे देखो विकल्प उपलब्ध होते हैं तो वहाँ पे कम कीमत चार्ज की जाती है, जहाँ पे विकल्प उपलब्ध नहीं होते तो वहाँ पे ऊँची कीमत लगाई जाती है। और जहाँ पे माँग जो होती है बेलोचदार इनइलास्टिक होती है, तो उच्च कीमत होती है, और जहाँ पे माँग अधिक लोचदार होती है तो वहाँ पे कम कीमत होती है। उसी तरह प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू द यूज़, तो उत्पाद के विभिन्न उपयोग के लिए अलग-अलग कीमत, जैसे बिजली है, अगर वो घरों के अंदर यूज़ की जाती है तो उसकी जो दर होती है वो कम होती है, जो व्यावसायिक के अंदर यूज़ की जाती है उसकी रेट ज़्यादा होती है। डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री मूल्य भेदभाव होता है कि जब हम मतलब पक्के तौर पे ये निर्धारित कर सकते हैं कि जो प्रत्येक ग्राहक है वो विशिष्ट उत्पाद या सेवा के लिए इतना भुगतान करने को तैयार है, तो हम उससे वही पैसा चार्ज करते हैं। दूसरी डिग्री का होता है कि जब कोई कंपनी अलग-अलग मात्रा में खपत के लिए अलग-अलग कीमत वसूल करती है। जैसे आपने थोड़ी-सी मात्रा ली तो आपको ज़्यादा कीमत लगेगी, बट अगर आपने बल्क के अंदर खरीदा है तो आपको कम प्राइस मिलेगा। और इसी तरह एक थर्ड डिग्री मूल्य भेदभाव होता है जब एक कंपनी विभिन्न उपभोक्ता समूहों से अलग-अलग कीमत वसूल करती है। शर्तें जो है देखो कहाँ पे कीमत विभेद पॉसिबल है, संभव है, तो एकाधिकार का होना ज़रूरी है, तभी जो है कीमत विभेद हो सकता है। और यहाँ पे 2 तरह के बाज़ार होते हैं, तो पृथक बाज़ार होते हैं, 2 या 2 से अधिक बाज़ार होते हैं जिन्हें अलग किया जा सकता है, क्योंकि एक बाज़ार के अंदर ऊँची कीमत लगाई जाती है और दूसरे बाज़ार के अंदर कम कीमत लगाई जाती है। और ये जो बाज़ार होते हैं दूर-दूर होते हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि माँग की इकाइयों को एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में नहीं जाना चाहिए। और माँग की लोच में भी अंतर होता है। जैसे एक में ज़्यादा होती है तो एक में कम होती है। और जब हम मार्केट को डिवाइड करते हैं तो इसका जो खर्चा है वो न्यूनतम होना चाहिए। जैसे हम ऑर्डर पे चीज़ बनाते हैं तो वहाँ पे कीमत विभेद लागू कर सकते हैं। और कई बार कानूनी रूप से भी स्वीकृत होता है, जैसे घर के अंदर जो बिजली होती है उसकी दर डिफरेंट होती है और जो कमर्शियल होती है उसके लिए डिफरेंट होती है। जब हम रेलवे के अंदर ट्रैवल करते हैं तो जो जनरल क्लास होती है उसका
किराया कम होता है, फर्स्ट क्लास का ज़्यादा होता है। उत्पाद विभेदीकरण जैसे पैकिंग, नाम और लेबलिंग को बदल के भी हम अलग-अलग कीमत वसूल कर सकते हैं। कई बार देखो उपभोक्ता होता है कि अगर वो बड़े शहर से खरीदेगा तो उसको लगता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, बड़े शोरूम से है तो इसकी क्वालिटी अच्छी है, अगर ज़्यादा कीमत है तो ज़्यादा क्वालिटी है। जिसकी वजह से क्या होता है, छोटी दुकान पे भी वही चीज़ अवेलेबल होगी कम कीमत पे, पर वो बड़ी दुकान से खरीदेगा। कीमत में भेद उस समय संभव होता है जब वस्तु की एक इकाई को सस्ते बाजार से महंगे बाजार में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, और ये उस वक्त लाभदायक होता है जब अलग-अलग बाजार के अंदर मांग की लोच में अंतर पाया जाता है। यदि अलग-अलग बाजार में कीमत लोच अलग होती है, तो हम कहते हैं कि कीमत विभेद जो है कब लाभदायक होता है। देखो, यदि 2 बाज़ारों में लाभ की कीमत जो है एक बराबर है, तो वहाँ पे लाभदायक नहीं होता। क्योंकि दोनों बाज़ार के अंदर जो उत्पादन का सीमांत आय है, वो बराबर होता है। और अगर वहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो अलग है। एक बाज़ार में क्या है कि वो ज़्यादा लोचदार है और दूसरे बाज़ार के अंदर वो कम लोचदार है। तो वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि दोनों बाज़ार के अंदर जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है, सीमांत आय जो होती है, वो बराबर नहीं होती, वो एक-दूसरे से अलग होती है। और उसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि देखो, जैसे एक बाज़ार के अंदर जो एमआर है, वो कम है और दूसरे में ज़्यादा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जिसमें कम सीमांत आय होती है, वहाँ से जो वस्तु होती है, उसको अधिक आय में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और ये अदला-बदली तब तक चलती रहती है जब तक दोनों का एमआर एक-दूसरे के बराबर नहीं हो जाता। और वहाँ पे जो होता है, कीमत विभेद जो होता है, लाभदायक होता है। तो इसको हम इस फ़ॉर्मूले के माध्यम से भी समझ सकते हैं, एमआर इज़ इक्वल टू ईआर। ई जो है दैट इज़ द इलास्टिसिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी। अब हम देखते हैं विभेदाकारी एकाधिकारी के अंतर्गत मूल्य और उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है। देखो, जो एकाधिकारी होता है उसका जो उद्देश्य होता है, कुल आय और लाभ में वृद्धि करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो कीमत विभेद करता है, तो एकाधिकारी किसी उत्पाद के विभिन्न कीमतों पर बेचकर उपभोक्ता का जो सरप्लस होता है, उसका एक हिस्सा ले लेता है। इसे मूल भेदभाव की तीसरी डिग्री लागू कहते हैं। देखो, यहाँ पे एकाधिकारी अधिकतम लाभ उसको वहाँ पे मिलेगा, वो वहाँ पे उत्पादन बंद करता है जहाँ पे उसका सीमांत आय और सीमांत लागत एक दूसरे के बराबर होते हैं। विभेदकारी अधिकारी को जो है उत्पादन किए जाने वाले कुल उत्पादन के बारे में निर्णय लेना होता है। विभिन्न बाज़ारों में भी उसे कितना कुल उत्पादन बनाना है, विभिन्न बाज़ारों के अंदर कितना उत्पादन बेचना है, किस कीमत पर उसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, इसका निर्णय उसे लेना होता है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है कि एक मार्केट का जो एमआर है वो दूसरे के बराबर होना चाहिए, और एमआर 1 इज़ इक्वल टू एमआर 2 व्हिच इज़ इक्वल टू एमसी। तो इसको हम इस तरह से ग्राफ के अंदर भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम, ये मार्केट ए का है, और उसी तरह यहाँ पे ये जो है ये जो है दूसरा, ये ये मार्केट बी, ये वाला जो है मार्केट ए का है, ये वाला, और ये वाला जो है मार्केट बी का है, ये मार्केट बी इधर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो, ये एक्सिस पे हम आउटपुट लेते हैं, वाई पे हम जो है रेवेन्यू एंड कॉस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो, ये जो है, ये जो ए मार्केट है, ये लेस इलास्टिक है, और बी जो है ये मोर इलास्टिक है। और तो यहाँ पे हमने जो है इसका एमआर, ये लेस इलास्टिक है और ये मोर इलास्टिक है। तो यहाँ पे समेशन एमआर ले लिया, और संतुलन जो है कहाँ पे होता है, जहाँ पे एमसी जो है एमआर के बराबर है, उसको नीचे से कट करिए। दिस इज द ई, संतुलन है। तो यहाँ पे ओ क्यू आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो हर एक बी के अंदर भी क्या होता है कि हमारी कंडीशन है कि एम आर वन शुड बी इक्वल टू एम आर टू। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो, जो मार्केट ए है उसके अंदर उत्पादन ओ ए प्रोड्यूस होगा, और ये पी वन प्राइस चार्ज की जाती है, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है कम है, तो ज्यादा कीमत चार्ज की जाती है। यहाँ पे इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे उत्पादन जो है ओ बी है, और कीमत पी टू चार्ज की जाती है, जो कि पी वन के मुकाबले में कम है।
एकाधिकारी फर्म का संतुलन बिंदु है जो मैंने आपको बता ही दिया, जहाँ पे कुल आनार जो है कुल उत्पादन के एमसी के बराबर होती है। तो वो अपना दोनों जो उत्पादन है दोनों बाजार में इस प्रकार वितरित करेगा कि एक बाजार का एमआर समान हो। अगर एक में कम मिल रहा है और दूसरे में ज्यादा है तो वो कम एमआर से दूसरे में ज्यादा, जिसमें ज्यादा एमआर है उसमें ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों का एमआर एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाता। तो संतुलन वहां होता है जहां कुल उत्पादन की सीमांत लागत बाजार दोनों के संयुक्त सीमांत आय के बराबर होती है। अब हम देखते हैं कि जो कीमत विवाद होता है उसके देखो दोनों तरह के प्रभाव होते हैं, लाभकारी प्रभाव भी होते हैं। तो ये गरीबों के लिए भी फायदेमंद है कि जब एक अधिकारी जो है अमीरों से वो ज्यादा कीमत ले सकता है और गरीबों के लिए भी बनाता है उनसे वो कम कीमत लेता है। और उसी तरह जैसे जन उपयोगी सेवाएं हैं तो हमें पता है कि रेलवे विभाग के अंदर भी देखो क्या होता है कि जैसे जनरल क्लास है तो उसका किराया कम होता है, फर्स्ट क्लास का ज्यादा होता है। और उसी तरह क्या होता है कि जैसे उपयोग मूल्य भेदभाव के रूप में भी जो डंपिंग होती है समाज के लिए फायदेमंद हो सकती है कि जब जो व्यक्ति जो है अपना उत्पादन क्षमता उसकी ज्यादा होती है तो वो ज्यादा माल बना के जो है सस्ता बेचता है, तो इससे लोगों को भी बेनिफिट मिलता है। इसके जो है हानिकारक प्रभाव भी होते हैं कि एकाधिकारी जो है ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो इसलिए क्या होता है, वो ऐसी चीज़ों का निर्माण करता है जिसमें उसको ज़्यादा मुनाफ़ा हो, जैसे विलासिता लग्ज़री चीज़ें ज़्यादा उत्पादन करता है और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए वो जानबूझकर कम उत्पादन करता है। तो धन्यवाद, इसके साथ ही क्या है कि ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है।